सो हेलो, वेलकम टू जियोप्रिप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सी एस आर नेट आर्ट साइंस का 2023 दिसंबर का क्वेश्चन आज से देखेंगे। पहले पार्ट बी का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या द आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज वार्मर देन इट्स एनवायरमेंट ड्यू टू डेज। मतलब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का आई होता है वो लो प्रेशर जोन होता है। वो हमें पता है कि वो जो आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो हमेशा मतलब लो प्रेशर, मतलब वो ही रिप्रेजेंट करता है साइक्लोन का एक लौता मतलब सबसे लो प्रेशर जोन। तो वो सबसे वार्म क्यों होते हैं वो पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया गया है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एयर पार्सल, आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ एयर पार्सल, एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ द एयर पार्सल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ द एयर पार्सल। ठीक है, पहले तो आपको ये समझना होगा कि वो जो लो प्रेशर जोन सबसे वार्म होता है क्योंकि कंप्रेशन के लिए। ठीक है, वो एडियाबेटिक कंप्रेशन है आइसोथर्मल कंप्रेशन है, वो हमें देखना है। ठीक है, जैसे कि साइक्लोन में जो लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है वो श्रिंकिंग ऑफ एयर की वजह से होता है। जो प्रेशर साइक्लोन कैसे डेवलप होता है, जैसे लोअर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर एंड उसके रेस्पेक्ट में उस अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर रहता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब विंड फ्लो होता है मतलब विंड का जो श्रिंकिंग होता है, बेसिकली जो एयर पार्शल का श्रिंक होता है, इसीलिए कंप्रेशन की वजह से जो आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्म होता है। वो जो एयर पर्सन का बात मैं कर रहा हूँ वो क्या है, मतलब ना कि सराउंडिंग से एनर्जी गेन कर रहा है या लूज कर रहा है या कोई भी मतलब मटेरियल का एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ। वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ द एयर पार्सल। यहाँ थोड़ा आप देख लीजिए कैसे मतलब आई क्रिएट होता है। जैसे कि ये होगा साइक्लोन का आई, मतलब जो सेंट्रल रीजन है वो सबसे लो प्रेशर जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोअर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर है और अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर है। तो इसलिए जो एयर पार्सल का श्रिंक होता है उसके बाद जो रोटेशन होता है ये सब एक एक मतलब सेल है। ठीक है, सर्कुलेटरी सेल ये एक एक के है। जो मतलब ये आप बोल सकते हो कि एक एक मतलब लो प्रेशर जोन है। पर जो मेन वाला आई जो है जहाँ पे सबसे लीस्ट प्रेशर होता है साइक्लोन का, जहाँ पे भी लो प्रेशर क्रिएट होता है सबसे जो उसका आई होता है, यहाँ पे देखो ये हो गया सबसे लीस्ट प्रेशर जोन। मतलब यहाँ पे तो सब जो मतलब विंड फ्लो करता है यहाँ आना चाहते हैं पर पहुंच नहीं पाते, ये पॉइंट तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए वो रोटेट हो जाते हैं। ऐसे रोटेट रोटेट करके घूमते रहते हैं, वैसे ही साइक्लोन फॉर्म होता है। ठीक है, जो डिसेंडिंग एयर का कंप्रेशन के लिए ये जो जगह ये वार्म हो जाते हैं, जो वार्मेस्ट प्लेस हो जाता है साइक्लोन में। ठीक है, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है? Which one of the following correctly represent the kinematic vorticity number of the pure shear deformation? काइनेमेटिक वोर्टिसिटी जो होता है, काइनेमेटिक वोर्टिसिटी का मतलब फॉर्मूला क्या है? प्योर शेयर बाय डिस्टोर्शन। मतलब जो काइनेमेटिक वोर्टिसिटी होता है, काइनेमेटिक वोर्टिसिटी इक्वल टू रोटेशन डिवाइडेड बाय डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन, ठीक है। तो हमें पता है क्या प्योर शेयर में रोटेशन नहीं होता है। प्योर शेयर मतलब क्या, जो हर डायरेक्शन में मतलब जो कंप्रेशन होता है एक ही डायरेक्शन में हम कंप्रेस करते हैं। जैसे रोटी को बेला जाता है, एक मतलब जो आटे का गोला लेके फिर रोटी बनाया जाता है, वही मतलब है प्योर शेयर का एग्जांपल। वहां पे रोटेशन जीरो है, रोटेशन नहीं होता है, इसलिए ये टोटल जो काइनेमेटिक वोर्टिसिटी होगा ये भी जीरो हो जाएगा। पर इन केस ऑफ सिंपल शेयर, सिंपल शेयर में जितना रोटेशन होता है उतना ही डिस्टोर्शन होता है, तो रोटेशन बाय डिस्टोर्शन का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है कि काइनेमेटिक वोर्टिसिटी जो होता है वो प्योर शेयर के लिए जीरो होता है और सिंपल शेयर के लिए 1 होता है। ठीक है, और अगर कोई मतलब ऐसा फोर्स लग रहा है कि इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन है तो वो 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है।
Which one of the following type of resolution of the satellite image depends on the instantaneous field of view? सबसे पहले आपको मतलब ये जानना पड़ेगा कि जो स्पाशियल रिजोल्यूशन है क्या, ठीक है। स्पाशियल रिजोल्यूशन क्या है, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन क्या है, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन क्या है, टेम्पोरल रिजोल्यूशन क्या है। जो स्पाशियल रिजोल्यूशन होता है वो क्या करता है, मतलब दो कंजिक्यूटिव इमेज के बीच में वो डिफ्रेंशिएट करता है। मतलब स्पेशियल हम बोल सकते हैं स्पेशियल रिजोल्यूशन ऑफ एन इमेज इज द एबिलिटी ऑफ द सेंसर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन क्या होता है, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कलर्स और ह्यूज, मतलब दो कलर के बीच में अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहेगा हम चाहते हैं तो उसका स्पेशियल स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ज़्यादा होना चाहिए। फिर रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ a sensor distinguish between different intensities within the wavelength, मतलब जो वेवलेंथ का इंटेंसिटी, मतलब जो छोटा छोटा जो हम डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा वेवलेंथ मतलब हम कैप्चर कर रहे हैं, उन जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो वेवलेंथ के बीच में जो डिफ्रेंशिएट करता है वो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन का काम है, ठीक है। टेम्पोरल रिजोल्यूशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ ए सेंसर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर को टू डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के बेसिस में हमें इमेजेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है जो स्पेशल रिजोल्यूशन का बात, जो स्पेशल रिजोल्यूशन क्या यहाँ पे हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू पे डिपेंड करेगा। तो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू क्या है, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू मतलब जैसे कि लेट सपोज तुम एक फोटो खींच रहे हो, ठीक है। तुम्हें दो टाइप का फोटो खींचना है, एक तो तुम क्लोजली फोटो ले रहे हो एक स्पेसिफिक रीजन का, मतलब एक स्पेसिफिक एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू, जो फील्ड ऑफ व्यू तुम्हारा छोटा है, तुम एक फोटो खींच रहे हो एंड तुम्हें और एक फोटो खींचना है जो कि थोड़ा दूर से लेना है और एक लार्ज फील्ड ऑफ व्यू तुम्हें लाना है, ठीक है। जो पहला वाला फोटो में तुम्हें क्लियर रिजोल्यूशन थोड़ा ज्यादा मिलेगा, दूसरे वाले में कम मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना चाहोगे तो तुम्हें फोकल लेंथ घटाना पड़ेगा। फोकल लेंथ घटाओगे इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू बढ़ेगा, स्पेशियल रिजोल्यूशन डिक्रीज होगा। मतलब स्पेशियल रिजोल्यूशन मैंने क्या बोला था कि टू क्लोजली स्पेस्ड इमेज के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अगर स्पेशियल रिजोल्यूशन घट जाएगा तो टू क्लोजली स्पेस्ड इमेज के बीच में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। सेम टू सेम अगर स्पेशियल रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा तो जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगा एंड हम दो क्लोजली स्पेस्ड मतलब कम कम एरिया कवर करेगा और टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया उसका कॉन्सेप्ट। इसलिए जो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू है वो स्पेशियल रिजोल्यूशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, अर्थ एनर्जी बजट इज रियलाइज्ड थ्रू, अर्थ का जो एनर्जी बजट है वो रेडिएटिव हीट पे, रेडिएटिव हीट प्लस लैटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट सबको अगर हम ऐड करेंगे जो टोटल हम हमारा मतलब मिलेगा वो ही हो जाएगा अर्थ का एनर्जी बजट। सबको मिला के अर्थ का एनर्जी बजट मतलब डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ना खाली रेडिएटिव, ना खाली लेटेंट, ना खाली सेंसिटिव, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, in tropical ocean the vertical thermal gradient is lowest in the depth range of days। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि थर्मल ग्रेडियंट है क्या। जब हम मतलब ओशन के नीचे जाएंगे, सरफेस वाटर से नीचे नीचे डेप्थ में जाएंगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे घटता जाएगा। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज द थर्मल वर्टिकल ग्रेडियंट, ठीक है। इन केस ऑफ द ओशन हम बोल सकते हैं। तो जब जब हम नीचे जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहां से आइसोथर्मल हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर घटना नहीं घटेगा। जो वो जो रीजन है वो सेम टेम्परेचर दिखाएगा। हम नीचे जा डेप्थ बढ़ाते रहेंगे पर टेम्परेचर नहीं घटेगा, टेम्परेचर वही कम वही रहेगा, ठीक है। तो वो रेंज कितना है 2000 टू 4000 मीटर, मतलब जितना ज्यादा डेप्थ में, अगर ज्यादा डेप्थ में हम जाएंगे उस डेप्थ रीजन में
जो हमारा टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होगा, टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होगा तो उससे हम बोलेंगे आइसोथर्मल रीजन। तो वो रेंज होता है 2000 टू 4000 मीटर। देन कहते हैं कोल्ड करंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज टाइपिकली फ्लो। सदर्न हेमिस्फीयर में कोल्ड करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है वो देख लीजिए यहाँ पे। जैसे कि ये जो साउथ पैसिफिक गायर में जो पेरू करंट कोल्ड करंट है वो साउथ से नॉर्थ तक जाता है, ये भी साउथ से नॉर्थ मतलब नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थवर्ड। हाँ, देन क्या दिया है, इन एन ओशन वाटर कॉलम ऑफ 4 किलोमीटर डेप्थ द स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम 8 days। सो द स्पीड ऑफ साउंड कैसे डिपेंड करता है प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर, ये थोड़ा आपको देखना होगा, ठीक है। जो अगर हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में लेंगे तो विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस, एंड प्रेशर के रेस्पेक्ट में लेंगे तो विथ इंक्रीज इन प्रेशर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। सो हमें पता है कि क्या कि अगर हम नीचे चल जाते जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो उसी हिसाब से एक मतलब ऐसा जोन आएगा जिसे हम बोलते हैं थर्मोहलाइन, ठीक है। वो थर्मोहलाइन में क्या हुआ है, रैपिड चेंज ऑफ, थर्मोहलाइन का क्या डेफिनेशन है, रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का रैपिडली चेंज होगा। तो वहां पे क्या मिलेगा, जो साउंड वेव का वेलोसिटी वो भी रैपिडली कम होता जाएगा और सबसे कम मतलब मिनिमम हो जाएगा उसी जोन में। क्योंकि जिस हिसाब से टेम्परेचर घटता जा रहा है, अगर थर्मोक्लाइन इंटरसेट हो गया तो थर्मोक्लाइन रीजन में टेम्परेचर का रैपिडली डिक्रीज होगा। तो उसी हिसाब से जो साउंड वेव का वेलोसिटी है वो भी वहां पे मिनिमम दिखाएगा, और वो जो थर्मोक्लाइन लेयर होता है वो हमें नियरली 1 किलोमीटर डेप्थ में मिलता है सरफेस ओशन से, सी सरफेस से 1 किलोमीटर डेप्थ के रेंज में हमें थर्मोक्लाइन मिलता है। सो वहीं पे ही हमें क्या मिलेगा, साउंड मिनिमम एट दैट रीजन वी फाउंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट बिकम हाफ ऑफ 100 ईयर, व्हाट इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट। तो यहाँ पे गिवन क्या दिया है, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे टी हाफ दिया है गिवन 100 ईयर, ठीक है। सो हमें मांगा गया है एवरेज लाइफ और मीन लाइफ, एवरेज लाइफ को मीन लाइफ भी बोला जाता है। एवरेज लाइफ और मीन लाइफ का फॉर्मूला क्या है, 1/λ। लैम्बडा यहाँ पे क्या है, डी के कॉन्स्टेंट, ठीक है। डी के कॉन्स्टेंट एंड लैम्बडा का जो वैल्यू कितना है 0.693/टी हाफ, ठीक है। तो ये पुट कर लो यहाँ पे, क्या हो जाएगा 1/0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, टी हाफ ऊपर जाएगा, टी हाफ/0.693 इज इक्वल टू कितना होगा, टी हाफ होगा 100/0.693, ये हो जाएगा 144 पॉइंट समथिंग, तो नियरली जो आंसर आएगा 144 ईयर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। Which one of the following have or has more than 99% of the mass of the solar system? Our outer planet, inner planet, comets in Kuiper belt and sun। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है कि हमारा जो सन है वो लगभग 99% ऑफ आवर सोलर सिस्टम का जो मास है वो ही कंटेंट करता है, ठीक है। वो सेंटर में रहता है, वो जो सबसे ज़्यादा मास होता है सन का होता है। बाकी सारे जो मतलब प्लैनेट्स हो गए, कॉमेट्स हो गया, प्रोटोप्लैनेट्स हो गया, वो उनका वो सन के रेस्पेक्ट में उनका मास बहुत कम होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which one of the magnetic element may be different at two locations situated on the same magnetic latitude। मतलब दो ऑब्जेक्ट है, एक सेम मैग्नेटिक लैटिट्यूड में है, वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है, कौन सा जो मतलब फेनोमेना है वो एक सेम मैग्नेटिक लैटिट्यूड में होने के बावजूद वो अलग हमें मिलेगा। पहला देखते हैं अर्थ टोटल फील्ड, ये सेम रहेगा।
वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, बट जो नॉर्थ साउथ कंपोनेंट है वो उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, वो लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, its north-south component. So the north-south component of a magnetic element is depends upon its shape and size, or we can say that depends upon itself, not the location situated, not the magnetic latitude that it is situated. ठीक है। देन यहाँ पे क्या दिया है, बारबेट ड्रेनेज पैटर्न इंडिकेट रिवर्सल ऑफ ड्रेनेज, इवोल्यूशन ऑफ ड्रेनेज ओवर प्लंजिंग एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन, pressure of underlying anechoic fault, presence of underlying anechoic fault, channel incision। सो बारबेट ड्रेनेज पैटर्न का क्या खासियत है, यहाँ पे देख सकते हो, ये एक मतलब एक इमेज है बारबेट ड्रेनेज पैटर्न का। जो मेन स्ट्रीम जहाँ पे फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रिब्यूटरी आके मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या इंडिकेट करता है, मतलब जो ड्रेनेज पैटर्न हमें हमें पता है कि ड्रेनेज जो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, पर यहाँ पे ऐसा कोई मतलब स्ट्राटा है या ऐसा कुछ भी हुआ होगा जिसके वजह से हमें रिवर्स ड्रेनेज देखने को मिलेगा, मतलब उल्टी डायरेक्शन में पानी आके मेन स्ट्रीम में मिल रहा है फिर जाके ऐसे जा रहा है, ठीक है। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है रिवर्सल ऑफ ड्रेनेज, मतलब ड्रेनेज पैटर्न इधर है, पर ये जो बारबेट पैटर्न रिप्रेजेंट करता है रिवर्सल ऑफ ड्रेनेज, ठीक है। यहाँ पे मतलब प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइन एनेक्लन फॉल्ट भी हो सकता है, दैट मे बी ए पॉसिबल, बट द करेक्ट आंसर इधर इज द रिवर्सल ऑफ ड्रेनेज, क्योंकि दिस इज द मोर एक्यूरेट आंसर दैट वी आर गेट फ्रॉम दैट इमेज, ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू मिनरोलॉजिकल मैच्योरिटी ऑफ ए सैंडस्टोन। सो एक होता है मिनरोलॉजिकल मैच्योरिटी, एक होता है टेक्सचरल मैच्योरिटी, ठीक है। मिनरोलॉजिकल मैच्योरिटी कब आएगा, अगर वो सैंडस्टोन में क्वार्ट्ज का मात्रा ज़्यादा होगा तो वो मिनरोलॉजिकल मैच्योर कहलाएगा। अगर मतलब टेक्सचरल मैच्योरिटी कैसे बोलेंगे, अगर उस मतलब सैंडस्टोन में एंगुलर ग्रेन के वजह एंगुलर ग्रेन कम होगा एंड दो राउंडेड ग्रेन ज़्यादा होगा तो उसे हम टेक्सचरली मैच्योरिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे मिनरोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, क्या दे है, शॉर्ट ट्रांसपोर्ट एंड क्विक डंपिंग ये नहीं होगा, इरोजन एंड क्विक डंपिंग ये नहीं होगा, केमिकल वेदरिंग एट ए सोर्स एंड क्विक डंपिंग ये नहीं होगा, केमिकल वेदरिंग एट ए सोर्स एंड लॉन्ग ट्रांसपोर्ट यही होगा। क्यों, जब मतलब लेट सपोज कोई मतलब फेल्ड्सपार ले लेते हैं, ठीक है, फेल्ड्सपार का केमिकल वेदरिंग होता है सोर्स में, देन ये बहुत लॉन्ग ट्रांसपोर्ट करता है, तो लॉन्ग ट्रांसपोर्ट करने की वजह से जो सॉरी लेट सपोज ग्रेनाइट, ठीक है, हम ग्रेनाइट एक रॉक लेते हैं, ग्रेनाइट का जो डिसइंटीग्रेशन होके बाद में सैंड ग्रेन साइज सैंड क्रिएट होगा, उस सैंड ग्रेन से हमें सैंडस्टोन मिलेगा, तो ठीक है। तो वो जो ग्रेनाइट का केमिकल वेदरिंग होगा वो क्या करेगा, उसे डिसइंटीग्रेट कर देगा एंड लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन लीड्स टू द डिमिनेशन ऑफ द फेल्ड्सपार, मतलब जो फेल्ड्सपार होता है वो केमिकली अनस्टेबल होता है, मतलब केमिकली इतना रेजिस्टेंट नहीं होता है। सो लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के वजह से जितने भी फेल्ड्सपार है ग्रेनाइट में वो वॉश आउट हो जाएंगे और अल्टर हो जाएंगे और वेदर्ड हो जाएगा और कुछ भी मतलब वो चेंज हो जाएंगे, पर जो क्वार्ट्ज रह जाएगा वो मतलब स्टेबल रहेगा टिल द डिपोजिशन ऑफ द सैंडस्टोन, ठीक है। सो लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो इसलिए यही से मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा कि केमिकल वेदरिंग एट ए सोर्स एंड लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के वजह से मिनरोलॉजिकल मैच्योरिटी गेन करता है एक सैंडस्टोन, ठीक है। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द मोस्ट एबंडेंट मिनरल इन द अर्थ लोअर मेंटल इज डेज। अर्थ का जो लोअर मेंटल हम ट्रांजिशन जोन पढ़ते हैं 450 टू 440 टू 660 किलोमीटर तक, इसके बाद जो लोअर मेंटल का जो पोर्शन होता है वहाँ पे पेरोस्काइट ज़्यादा होता है, जो ट्रांजिशन आपने पढ़ा होगा कि जो रिंगोडाइट से मतलब गार्नेट से स्पिनेल, स्पिनेल से रिंगोडाइट, रिंगोडाइट से पेरोस्काइट, जो पेरोस्काइट होता है लोअर मेंटल में मिलता है वो सबसे मतलब लोअर मेंटल में वो अबंडेंट मिलते हैं और सबसे मतलब हाई स्ट्रक्चरल डिफॉर्म होता है और लोअर मेंटल पे स्टेबल रहता है क्योंकि वो हाई प्रेशर झेल लेता है,
हाई प्रेशर झेलने की कैपेसिटी है, और उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर वैसे रिकंस्ट्रक्ट हुआ है कि वो सबसे ज्यादा प्रेशर झेल पाए, ठीक है। तो उस पेरोव्स्काइट का ही एक दूसरा नाम है ब्रिग्मानाइट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो ब्रिग्मानाइट है वो अर्थ लोअर मेंटल में स्टेबल है, जो कि पेरोव्स्काइट है। पेरोव्स्काइट और ब्रिग्मानाइट दोनों का कंपोजिशन नियरली सेम है, और दोनों का मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर है, जो कि अर्थ के हाई प्रेशर रीजन, लोअर मेंटल रीजन को वो मतलब हैंडल कर पाता है, ठीक है। देन क्या दे, which one of the following statement is not associated with the thermohaline circulation? थर्मोहाइलेन सर्कुलेशन का दूसरा नाम है कॉन्वेबल सर्कुलेशन, जो डीप ओशन सर्कुलेशन हम बोलते हैं। जैसे कि मैंने पिछले साल मतलब 2024 का जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां पे मैंने बताया था थर्मोहाइलेन सर्कुलेशन की वजह से। वैसे ये भी एक मतलब अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसे हम सेपरेट एक वीडियो बना लेंगे, जो 50 डेज 50 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक सीरीज हमारा। तो वहीं पे हम बना के अपलोड कर देंगे वेरी सुन। सो वहीं पे आप देख लीजिएगा। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया है ये देख लो। इट प्लेज ए, हमें पूछा है नॉट एसोसिएटेड, ठीक है, मतलब हमें गलत ऑप्शन ढूंढना है थर्मोहाइलेन सर्कुलेशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। पहला क्या दिया है, इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन मेरिडियोनल हार्ट हीट ट्रांसपोर्ट विदिन एंड बिटवीन द ओशन बेसिन, ठीक है, ये सही है। मतलब ये जो थर्मोहाइलेन पहले तो आप ये समझो ये मेरिडियोनल हीट ट्रांसपोर्ट क्या है, ठीक है। मेरिडियोनल हीट ट्रांसपोर्ट क्या है, मेरिडियोनल मतलब जब हम एक लॉन्गिट्यूड में मूव करेंगे, एक लॉन्गिट्यूड के अलग मूव करेंगे, मतलब पोल से इक्वेटर, इक्वेटर से पोल जाएंगे। हमें पता है क्या, इक्वेटर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, पोल में सबसे कम टेम्परेचर है। तो वही जो कम टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए जो पोलर रीजन में जो पानी, जो ओशनिक पानी हाई मतलब डेंसिटी, हाई डेंसिटी वाटर कलम जो सिंक होता है, देन वो मूव करके आता है इक्वेटर के तरफ। तो वो क्या करते हैं, वो कोल्ड पानी को इक्वेटर की तरफ लेके आता है डीप ओशन में, ठीक है। इसके वजह से क्या है, जो ओवरऑल टेम्परेचर वो बैलेंस होता है, जो टेम्परेचर बैलेंस करने का काम करता है हमारा थर्मोहाइलेन सर्कुलेशन। देन क्या है, इट प्रीडोमिनेंटली एडवेक्ट वाटर मासेस जोनली इन द अटलांटिक ओशन, ये गलत हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो थर्मोहाइलेन सर्कुलेशन है ये एक मतलब ग्लोबल सर्कुलेशन है, मतलब ऑल ओवर द ग्लोब ये फैला हुआ है, ना कि एक जोनली अटलांटिक ओशन के लिए काम करता है, ठीक है। एक जोनल करंट के लिए ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बाकी सब बाकी सब आंसर मतलब ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये कहता है इट इन्वॉल्व्स कोल्ड एंड डेंस वाटर फॉर्मेशन, ये सही है। इट इन्वॉल्व्स डीप डिसेंडिंग मोशन ऑफ द वाटर फॉलोड बाय हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग एट द डीप सी, ये भी सही है। पहले वाटर का डिसेंड होता है, श्रिंकिंग होता है, उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है उसके बदौलत जो हीट का ट्रांसपोर्ट होता है। सो ये सही हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इपोक वाज द वार्मेस्ट। सो आपको ये याद रखना है कि जो सिनोजोइक एरा में सबसे वार्मेस्ट इपोक होता है इयोसिन। सो इयोसिन क्यों सबसे वार्मेस्ट होता है, कुछ रीजन से। पहला है कि इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेस, वो उस टाइम में ग्रीन हाउस गैसेस का मात्रा थोड़ा बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था, क्योंकि वोल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा हो गया था, वोल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रहा था। एंड और एक फैक्टर है कॉन्टिनेंटल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उस टाइम जो कॉन्टिनेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन था, वो अरेंजमेंट जो था वो कैसा था, द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग यूसिन वाज सच दैट दे आर मोर क्लस्टर्ड टुगेदर नियर द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के पास में वो लोग क्लस्टर होके रह गए थे, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन किसको अलाउ करता है, ग्रेटर हीट एक्सचेंज, मतलब जो लैंड मैसेस एंड ओशन के बीच में हीट एक्सचेंज प्रॉपरली हो रहा था, मतलब लैंड मास का जो हीट वो ओशन में ट्रांसपोर्ट हो पा रहा था टू कंट्रीब्यूट वार्मर क्लाइमेट। सो जो क्लाइमेट जो है वो वार्म हो गया, क्योंकि जो इक्वेटोरियल रीजन में लैंड मास मतलब क्लस्टर हो गया, उसके वजह से जो लैंड मास हीट अप हुआ वो मतलब पोलर रीजन में कॉन्टिनेंट इतना नहीं था, तो वहाँ पे क्या मतलब पानी मतलब ओशन था, ओशन का स्पेसिफिक हीट बहुत कम है। और
लैंड मैसेज का सॉरी ओशन का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है और लैंड का स्पेसिफिक हीट कम है, तो ये जल्दी गर्म होता है और पानी जो कम गर्म होता है, इसलिए वहाँ पे मतलब मतलब जो हीट ट्रांसफर लैंड मैसेज से होता है इक्वेटर से, वो प्रॉपरली होता है, जो कि पूरे जो ग्लोब को हमारा जो पूरे दुनिया को हम पूरे वर्ल्ड को वार्म करता है, ठीक है, ये जो कंडीशन। इसके बदले जो पोलर आइस का रिडक्शन हुआ था तो अल्बेडो घट गया था, तो भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया था। तो सबसे ज्यादा जो गर्म वाला पीरियड है वो है ईओसिन सिनोजेक एरा में, ठीक है। देन क्या दिया है, एक क्रिस्टल दैट हैज टू परपेंडिकुलर एंड वन ऑब्लिक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बिलोंग टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम। सिंपल ये मोनोक्लिनिक हो जाएगा। आपको पता है कि जो एक्सियल ओरिएंटेशन के बेसिस में हम क्रिस्टल सिस्टम को डिवाइड करते हैं, मतलब आइसोमेट्रिक में जैसे तीनों एक्सिस सिमिलर सेम होते हैं एंड तीनों ही परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ऑर्थोगोनल में तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है पर द लेंथ ऑफ एक्सिस डिफरेंट डिफरेंट होता है। टेट्रागोनल में दो एक्सिस सेम होते हैं, दूसरा एक्सिस बड़ा होता है, सी एक्सिस जो बड़ा होता है, और तीनों ही परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। और मोनोक्लिनिक में क्या होता है, दो एक्सिस जो होते हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द तीसरा एक्सिस इज सम एंगल टू द एक्सिस बी, ठीक है। द बी एक्सिस जो होता है वो कुछ एंगल करके रहता है, ठीक है, वो होगा मोनोक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में तीनों जो एक्सिस होता है वो दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपको सिंपल जो बेसिक क्रिस्टलोग्राफी के कॉन्सेप्ट में पता होगा, सो देख लीजिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिडोसिनिक रीज इज एक्सपोज्ड ऑन लैंड। तो आपको ये याद रखना है, जो मिडोसिनिक रीज होता है वो समंदर में समर्ज्ड होकर रहता है, जो मिडोसिनिक रीज क्रिएट होता है। पर जो मिड अटलांटिक रीज है वो आइसलैंड में अपना एक मतलब रिप्रेजेंटेशन रखा है। मतलब जो आइसलैंड में मिड अटलांटिक रीज का एक्सपोज हो गया है, मतलब मिड अटलांटिक रीज हमारा हम लैंड पार्ट में देखने को मिलता है आइसलैंड में, ठीक है। तो ये एकलौता ऐसा मिडोसिनिक रीज है जो कि लैंड में एक्सपोज हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वो कहाँ पे एक्सपोज हुआ है, आइसलैंड में। देन which one of the following force is not involved in the balance of the forces of an atmospheric Ekman layer। ये सिंपल है, कोरियलिस फोर्स एक्ट करता है बैलेंस, मतलब जो एकमैन लेयर के बैलेंस के लिए कोरियलिस फोर्स मतलब एक रोल प्ले करता है। देन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी रोल प्ले करता है, विस्कस फोर्स भी रोल प्ले करता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं करता है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने एक मतलब वीडियो अपलोड किया है, एकमैन ट्रांसपोर्ट या एकमैन एकमैन स्पाइरल एंड एकमैन ट्रांसपोर्ट करके एक चैनल में जाके आप एकमैन ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि क्या क्या फोर्स मतलब इफेक्ट करता है और कैसे इफेक्ट करता है एकमैन स्पाइरल के लिए या एकमैन ट्रांसपोर्ट के लिए, वहां जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द एकमैन ट्रांसपोर्ट, बट द अदर थ्री आर एसोसिएटेड विद एंड इन्फ्लुएंसेस टू द एकमैन स्पाइरल एंड एकमैन ट्रांसपोर्ट, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। देन द एक्सिस ऑफ द मानसून डिप्रेशन इज वर्टिकली टिल्टेड। आपको ये याद रखना, जो एक्सिस ऑफ द मानसून होता है वो क्या होता है, लो प्रेशर रीजन होता है। मतलब उस एक्सिस के जो पाथ है, उस पाथ में ही जो मानसून का मूवमेंट होता है, वो एक्सिस बेसिकली क्या होता है, लो प्रेशर रीजन को रिप्रेजेंट करता है एंड वो साउथवर्ड मतलब टिल्ट होकर रहता है। मतलब उसका जो टिल्टिंग जो वो एक प्लेन है, अगर वो जो लो प्रेशर लाइन को हम मिला के एक प्लेन बनाएंगे तो वो कहाँ मतलब साउथवर्ड टिल्ट करके रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो मतलब साउथ मतलब साउदर्न रीजन में टेम्परेचर जो लो प्रेशर एक कम हाइट में क्रिएट होता है इन कंपेरिजन टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लो प्रेशर क्रिएट होगा वो थोड़ा ज़्यादा हाइट में होगा, तो वो हाइट डिफरेंस के वजह से जो एक्सिस होता है वो एक्सेल प्लेन जो बोल सकते हो कि वो साउथ की तरफ टिल्टेड होके रहते हैं, ठीक है। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए प्रॉक्सी फॉर पैलियो पीएच ऑफ द ओशन। ये आपको याद रखना है कि जो ऑक्सीजन ओ 18 फॉर अमीनाफेरा इज प्रॉक्सी फॉर द टेम्परेचर। वो
del 13 of carbon, del carbon 13 is a proxy for paleo productivity, and boron 11, del boron 11 of foraminifera is a proxy for paleo pH। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना। तो इसी क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा boron। boron 11 is proxy for on the paleo pH। Which one of the following plate has the lowest average plate velocity? डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको ये रट्टा मार के जाना है कि यूरेशियन प्लेट का वेलोसिटी सबसे कम है। इंडियन यूरेशियन, जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में कोलाइड हो रहे हैं, इसकी वजह से हिमालयन का फॉर्मेशन हो रहा है। वो जो यूरेशियन प्लेट का जो वेलोसिटी वो सबसे कम है। और आपको आप ये याद रख सकते हैं कि पैसिफिक जो हो, पैसिफिक प्लेट का जो वेलोसिटी है सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है यूरेशियन प्लेट का। ठीक है, देन क्या दिया है, ओजोन कॉन्सेंट्रेशन इज मैक्सिमम इन डेज। ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा हमें स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है, वो सबको पता है। पर यहाँ पे ऑप्शन में दिया है लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, अपर स्ट्रेटोस्फीयर, लोअर मेसोस्फीयर, अपर मेसोस्फीयर। मतलब स्ट्रेटोस्फीयर तो हमें पता है, ये दोनों ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो गया। तो इन दोनों में से लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में होगा या अपर स्ट्रेटोस्फीयर में होगा। सो आपको ये याद रखना है कि 90% ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन बिटवीन द 15 to 35 किलोमीटर। मतलब 15 से लेके 35 किलोमीटर तक 90% ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। एंड स्ट्रेटोस्फेयर का थिकनेस कितना है, अप टू 50 किलोमीटर। मतलब 10 से लेके 50 किलोमीटर, 10 और 12 आप बोल सकते हो, 12 से लेके 50 किलोमीटर। मतलब जो 90% स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो कहीं ना कहीं लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में एक्यूमुलेट होकर रहते हैं। ठीक है, सो ये थोड़ा आपको याद रखना है कि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर इज द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में हमें मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओजोन मिलता है। Then the acceleration due to gravity g is the lowest at which one of the following discontinuity inside the earth? So आपने ये सुना होगा कि फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे, बोथ केस में हमारा ग्रेविटी क्या डिक्रीज होना चाहिए। पर जब हम नीचे जाते हैं ग्रेविटी धीरे धीरे इंक्रीज होता है। इसका मतलब रीजन क्या है, जैसे अगर हम अर्थ को एक होमोजीनियस मान लेते, मतलब एक होमोजीनियस प्लेनेट, मतलब कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है, कोई भी स्ट्रैटिफिकेशन नहीं हुआ है, कोर मेंटल क्रस्ट कुछ भी नहीं है, एक होमोजीनियस गोला है। तो उसी केस में क्या होगा, अगर जितना डेप्थ में हम जाएंगे, जितना सेंटर के पास जाएंगे, ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। एंड ऊपर जाएंगे तो भी डिक्रीज होगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो धीरे धीरे हाई डेंसिटी लेयर हमें मिलता है, जो डेंसिटी की वजह से ग्रेविटी का इंक्रीज हो जाता है। डेप्थ के मतलब सेंटर के पास जा रहे हैं, उसके वजह से मतलब जो लेट सपोज क्रॉस्ट का जितना डेंसिटी है, अपर मेंटल का उससे थोड़ा ज़्यादा है, लोअर मेंटल का उससे भी थोड़ा ज़्यादा है, कोर का उससे भी थोड़ा ज़्यादा है। ऐसे करके मतलब जो मतलब डेंसिटी बढ़ जाता है, वो डेंसिटी ही ग्रेविटी को इंक्रीज कर देता है। इसलिए वो कहाँ तक इंक्रीज होगा, कोर मेंटल बाउंड्री तक। मतलब कोर मेंटल अगर हम सरफेस से लेके कोर मेंटल बाउंड्री तक ड्रिल करें तो ग्रेविटी का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा, उसके बाद वो स्लो डाउन होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन में जैसे दिया है कि द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द लोएस्ट एट व्हिच डिसकंटिन्यूटी इनसाइड द अर्थ। ठीक है, मतलब सबसे लोएस्ट कहाँ पे होगा, तो सबसे ज़्यादा जो मतलब लो डेंसिटी हमें मिलेगा वो मिलेगा गोटेनबर्ग, मतलब कोर मेंटल बाउंड्री गोटेनबर्ग में। ठीक है, सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैसेस। आप खुद ही पता कर सकते हो इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस है, जो कि H2 है। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जो टेम्परेचर को बढ़ाता है, टेम्परेचर को लॉन्ग वेव को ट्रैप करके रखता है। बाकी तीनों नॉर्मल गैस है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये तीनों टेम्परेचर को ट्रैप करके नहीं रख पाता है। पर जो H2O होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो लॉन्ग वेव या टेम्परेचर जो रेडिएट होता है उसे वो ट्रैप करके रखता है और अर्थ का ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर को
बढ़ा देता है, इसलिए अपने आप ये हो गया ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, देन आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन सॉल्व किए, दूसरे वीडियो में 25 से बाकी 50 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद पार्ट सी शुरू करेंगे। अगर इनमें से कहीं किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नोटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर टिल एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है।